ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिया हुआ है। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड ये नहीं मालूम था कि सर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं उन बच्चों को कि जैसे आप जब बॉन्ड बनाते हो, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में आपने क्या बनाया है, बॉन्ड, तो एक एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लाइटली किसकी तरफ चले जाते हैं, क्लोरीन की तरफ, और जिसकी तरफ जाते हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव और जिससे दूर जाते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब होता है एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड के हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करना चाहें तो मैंने इसको कितनी कैटेगरी में डाल दिया था, स्टार्टिंग में अगर अपन बात करना चाहें तो हमने इसको कितनी कैटेगरी में डाला था। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, एलिमेंटल ईएन की। किसकी बातें की थी, एलिमेंटल ईएन, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो कि आपका जो एटम होता है वो नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपैरिजन करवाए कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का एंड फ्लोरीन का। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, और बच्चे ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन आपका रहता है। क्लियर। सिमिलरली अब ये तो हमने इन ए पीरियड बात की है। अगर हम एक ग्रुप में बात करना चाहें, जैसे हमारे सामने है आयोडीन, हमारे सामने है ब्रोमीन, हमारे सामने है क्लोरीन और हमारे सामने है फ्लोरीन, तो आप जानते हैं ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। जान लीजिए जिन बच्चों ने साइंस से +2 नहीं किया है, लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पर ईएन घटता है। क्लियर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अब हम कहां जा रहे हैं बताइए, टॉप टू बॉटम। यहां पर कौन होता है बताइए, फ्लोरीन, फिर कौन होता है, क्लोरीन, फिर कौन होता है, ब्रोमीन, और फिर कौन होता है, आयोडीन। यहां पर अगर अपन बात करें कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो आप बताइए किस प्रकार से हम बात करते हैं इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप। तो इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। और नीचे जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन और आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड होता है। आप आईओसी के क्वेश्चन यहां से बहुत इजीली कर सकते हैं जिनमें केवल ईएन कंपैरिजन करवाया जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आता है मॉडिफाइड ईएन। क्या आता है, मॉडिफाइड ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक हमारे सामने होती है ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होती है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिस पर हमें कोई चर्चाएं नहीं करनी है। मेन जो हमारे लिए रहेगा वो ये रहेगा, ये तो आप आईओसी में जानते ही हैं। तो हमें मॉडिफाइड ईएन की बातें करनी है। ये वाली बातें हम कर चुके थे, थोड़ी देर बाद आपको लिखने का मौका भी मिल जाएगा। बात करते हैं हम किसके ऊपर, मॉडिफाइड ईएन के ऊपर। किसके ऊपर, मॉडिफाइड ईएन के ऊपर। कि जब आपके एटम बॉन्डेड फॉर्म में जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज होने लगती है। जैसे वो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में थे वो नहीं रहती, वैल्यू चेंज हो जाती है। और वैल्यू किस किस से चेंज होती है, सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो किससे वैल्यू चेंज हो जाती है, चार्ज के आने से। किसके आने से, चार्ज के आने से। क्लियर। किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी। इसके रीजंस आपको आईओसी में दिए जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला क्योंकि पूरा पार्ट आईओसी का है। मान लीजिए एक एटम आपके पास ए है, उसी एटम पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, तो दोनों में से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर उसी एटम में कहीं पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव वाले से फुल पॉजिटिव वाले की ईएन ज्यादा होगी। ये न्यूट्रल है, इसकी ईएन ज्यादा होगी किससे, पार्शियल नेगेटिव वाले से, और पार्शियल नेगेटिव वाले की ईएन ज्यादा होगी किससे, फुल नेगेटिव वाले से।
सेम एटम की कहानी है। किसकी कहानी है? सेम एटम की। आइए कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल जो हमने पहले भी लिए थे, जैसे आपके सामने ये आ जाता है। बच्चे को ये लगता है कि सर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया कहां से? तो भाई पहले बता चुका हूं, पहले दूसरे लेक्चर में, कि जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ, और ये बॉन्ड किसके साथ बना अभी क्लियर नहीं है। तो नाइट्रोजन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट हमारे सामने NO2 था कुछ इस प्रकार से। अब आप सभी जानते हैं कि ये पोलर पाई बॉन्ड है, और पोलर पाई बॉन्ड में यहां पर कैसा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर पार्शियल, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में En किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन। सो देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव एंड देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव। यहीं पर अगर हमारे सामने आ जाता है कौन? NH2। तो आप अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में En किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन। So there will be partial negative and there will be partial positive. अब आप की एटम पर फोकस कीजिए। Who is the key atom? नाइट्रोजन। यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर भी आपका नाइट्रोजन, और यहां पर भी आपका नाइट्रोजन। तो बताइए नाइट्रोजन की En क्या सभी के अंदर सेम है? नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन किस में है? NH3 प्लस में। इसकी En नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर इस वाले में, और फिर उस वाले में। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने यहां पर कौन है? NF2। कौन है? NF2। और एक हमारे सामने कौन है? NH2। तो आप बताइए क्या इन दोनों में जो आपका नाइट्रोजन है उसकी En सेम है या अलग अलग है? तो जवाब है अलग अलग है, क्योंकि पहले तो सिंगल एटम होता था, अब ये बॉन्डेड फॉर्म में है, En मॉडिफाई हो गई है। आप जानते हैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसकी En ज्यादा है? फ्लोरीन। सो देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव एंड देयर विल बी पार्शियल। सिमिलरली इस बॉन्ड पर भी बता सकते हो, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है, पर यहां पर इसकी En ज्यादा है, सो देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव एंड देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव। तो दोनों नाइट्रोजन में से ये वाला जो नाइट्रोजन आपका है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनडायरेक्टली आप इंडक्टिव इफेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हो, यानी कि इन तीनों ग्रुप्स में ये माइनस आई का ऑर्डर लिखा है, इन दोनों ग्रुप्स में ये आपने माइनस आई का ऑर्डर लिखा है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो एक तो चार्ज की वजह से आपकी En मॉडिफाइड होती है बच्चे, और नेक्स्ट हमारे सामने आता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन। कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी En आपकी क्या होने लगती है? चेंज होने लगती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में उनकी En अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर। किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है बच्चे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर? जैसे एक कार्बन आप लोगों के सामने कैसा है? sp3। एक कार्बन आपके सामने कैसा है? sp2। और एक कार्बन आपके सामने कैसा है? sp। अब देखो सारे ही कार्बन है, लेकिन सब में En सेम नहीं है। यहां पर अगर अपन बात करें तो आप बताइए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर आपका अप्रोक्सीमेटली कितना है? 33%। कोई 25 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है। इसका मतलब हमने याद कर रखा है। क्या कर रखा है? याद कर। आईओसी नहीं पढ़ी है मेरे भाई, ऐसे सवालों की मत किया करो। आईओसी नहीं पढ़ी है, इसका मतलब ये कह रहे हो कि हमने साइंस ही नहीं पढ़ा है। परसेंटेज निकालना है, बहुत इजी है। आप बताओ कितना एस ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, कितने पी ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो टोटल कितने मिक्स हुए हैं? बनेंगे भी कितने? 4। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। अब उनके अंदर जो आपके सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उन हाइब्रिड में परसेंटेज निकालना है। तो आप बताइए जैसे एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब एस का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो बताओ एस कितना है? 1। और टोटल कितने हैं? ये कितने मिक्स हुए थे? 4। मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना परसेंट आ गया है? 25%। तो आपका जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें s का परसेंटेज कितना है? 25%। तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25%। क्लियर? यहां पर बताइए आपके एस का परसेंटेज क्या रहेगा? एस ऑर्बिटल कितना है? 1। टोटल कितने हैं? 3। मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली रहेगा 33.3% के आसपास।
तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 33% के आसपास रहता है। अब बताइए एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में बताइए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? 2, और उसमें से s कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना परसेंट हो गया है? 50%। तो यहां पर आपका s कैरेक्टर कितना है? 50%। क्लियर? तो ये आपका परसेंटेज एस करेक्टर है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो आप कि इस वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो वाला कार्बन, यानी कि आपके sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनसे ज्यादा ईएन आपके sp2 की होती है और sp2 वालों से ज्यादा sp की होती है। क्लियर? ये तो कार्बन की कहानी है। सिमिलरली नाइट्रोजन की भी कहानी है। अगर एक नाइट्रोजन आपके सामने sp3 है, एक नाइट्रोजन आपके सामने sp2 है और एक नाइट्रोजन आपके सामने sp है, आप बताइए सभी की ईएन सेम है कि अलग अलग है? कौन से नाइट्रोजन की ईएन सबसे ज्यादा है? देखिए इसमें परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम है। ऐसे देख लो, इसके पी कितने मिले हुए हैं? 3, और एस कितना मिला हुआ है? 1, तो इसमें एस का परसेंटेज कम रहेगा। यहां पर देखो एक एस और एक पी, तो इसमें एस की पार्टनरशिप क्या है? ज्यादा। तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ये नाइट्रोजन है और इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका वो नाइट्रोजन है। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कैसे, क्यों? दैट इज द पार्ट ऑफ आईओसी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए आपके सामने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन sp3 है बच्चे और एक ऑक्सीजन आपका sp2 है। नॉर्मली ऑक्सीजन sp आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बताइए दोनों ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सेम है कि अलग अलग है? बताइए दोनों ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो आप बोलोगे ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर? अब एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं फॉर सेकेंड पीरियड ओनली। किसके लिए? सेकेंड पीरियड ओनली। अब आपकी जो ईएन है वो मॉडिफाई हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जैसा आप ईएन सोचते थे वैसा अब नहीं है। नॉर्मली एलिमेंटल फॉर्म में अगर मुझसे बात की जाए तो बताओ बच्चे, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। मुझे नहीं लगता ये किसी को नहीं आता होगा। ये सबको मालूम है कि नहीं है? अब अगर हम इनमें हाइब्रिडाइजेशन का इंपैक्ट देखना चाहें, ओनली एंड ओनली ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो अब ईएन आपकी मॉडिफाई हो चुकी है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, आपका sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बताओ कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन। और आपके sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp3 नाइट्रोजन। और आपके sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp कार्बन। इसे हम कहते हैं वन जंप रूल। क्या कहते हैं? वन जंप रूल। गौर से देखिए, अगर हम नॉर्मली देखें तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी ज्यादा है? कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। पर दोस्तों आप यहां पर गौर से देखिए, यहां पर नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? कार्बन की। तो नॉर्मली हम ऐसा बोल देते हैं कि sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ये गलत है, पूरा नहीं बोला है आपने। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। वन जंप रूल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसमें परसेंटेज एस करेक्टर की वजह से अब ये कार्बन जंप करके किसके आगे पहुंच गया है? नाइट्रोजन के आगे। इसे कहते हैं वन जंप रूल। और कौन से वाला के आगे पहुंचा है? केवल sp3 नाइट्रोजन। तो ध्यान कैसे रखना है जरा ध्यान से देखिए इधर। आप बताइए इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा। आपके पास 3 वैरायटी के कार्बन मिलेंगे, sp3 sp2 एंड sp। तो इसी में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे। और अगला आइटम कौन है कार्बन से? नाइट्रोजन। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो आपके कार्बन में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर सबसे ज्यादा हो और नाइट्रोजन में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम हो, मतलब नाइट्रोजन तो कौन सा हो? sp3, और कार्बन कौन सा हो? sp। तो sp कार्बन की ईएन आपके sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है। वन जंप रूल ये कहता है। अब अगर अपन आगे बात करें दोस्तों, तो अगर आपका नाइट्रोजन कैसा है? sp2, तो आज भी ये ईएन में sp कार्बन का पापा है।
मतलब आज भी sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन की ईएन आपके sp कार्बन से ज्यादा है। ये जबरदस्त पॉइंट है। हम हल्की हल्की बातें पढ़ लेते हैं। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। विच नाइट्रोजन? sp3 नाइट्रोजन। पूरा बोलो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। अगर ऑक्सीजन आपका कैसा है? sp3। और नाइट्रोजन आपका कैसा है? sp। तो आप देखो फिर से ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑक्सीजन की एन क्या होती है? नाइट्रोजन से ज्यादा। पर इस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, ऑक्सीजन से आगे कौन आ गया है? नाइट्रोजन। और ये तभी बदलाव आता है जब वो sp हो जाता है। गौर से देखिए, sp कार्बन किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला? sp3 नाइट्रोजन से। सिमिलरली आपका sp कौन? नाइट्रोजन किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला? sp3 ऑक्सीजन से। बताओ इसमें परसेंटेज करेक्टर मिनिमम और इसमें परसेंटेज करेक्टर मैक्सिमम। तो आप इन दोनों को भी ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगर इसमें परसेंटेज करेक्टर मिनिमम है और इसमें परसेंटेज करेक्टर मैक्सिमम है तो वन जंप रूल, मतलब नाइट्रोजन अब ऑक्सीजन से आगे पहुंच जाएगा। Which nitrogen? Your sp nitrogen will be more electronegative than your sp3 oxygen। लेकिन अगर दोस्त ऑक्सीजन आपका कैसा है? sp2 है, तो वो आज भी ईएन में उसका पापा है। और फ्लोरीन अभी भी सबसे आगे है, टॉपर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसे हम कहते हैं वन जंप रूल। मतलब कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किससे आगे निकल सकता है? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से नहीं। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करवाऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सॉरी एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन कैसा है? sp। और ये ऑक्सीजन कैसा है? sp3। तो बच्चा बोलेगा सर कार्बन sp है तो क्या करूं? सर कार्बन sp है तो क्या करो भाई? sp कार्बन आपके किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? नाइट्रोजन से। और कौन से नाइट्रोजन से? नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन तो सारे ईएन में इसके पापा है, पर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। वन जंप रूल मतलब आपका कार्बन जंप करके ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसके आगे आ सकता है? नाइट्रोजन के। ऑक्सीजन के आगे नहीं जा सकता। सिमिलरली आपका नाइट्रोजन जंप करके किससे आगे आ सकता है? ऑक्सीजन से। फ्लोरीन से आगे नहीं जा सकता। वन जंप का रूल मतलब यह है कि वो अपने से आगे वाले एलिमेंट से आगे पहुंच सकता है। जैसे कार्बन नाइट्रोजन से आगे जा सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे जा सकता है। और वो कब, कैसे? तो ये क्लियरिटी आप लोगों के सामने लिखी हुई है। तो ये आपके सामने क्या है? ये है मॉडिफाइड ईएन। क्या है? मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, केवल हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडरेशन में लिया है। और यह भी ध्यान रखना, वैलिड ओनली फॉर सेकेंड पीरियड। वैलिड ओनली फॉर सेकेंड पीरियड। ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है? ये सेकेंड पीरियड के लिए वैलिड है। इसको हर जगह मत लगा देना, कभी थर्ड पीरियड में भी अप्लाई कर दो। केवल सेकेंड पीरियड के लिए वैलिड है। तो इससे अब आपका आईओसी में भी बहुत मदद मिलेगा और ओसी में भी जहां पर आपके कंफ्यूजन होते थे वो क्लियर होने लगेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। पूरा बोलेंगे आज के बाद, आधा अधूरा नहीं बोलेंगे। sp carbon is more electronegative than nitrogen. Which nitrogen? sp3 nitrogen. sp nitrogen is more electronegative than oxygen. Which oxygen? sp3 oxygen. हालांकि ये वाला तो हम कभी बोलते ही, हम तो बस यहीं तक लौटते रह जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ में भरपूर मात्रा में मॉडिफाइड ईएन का इस्तेमाल होता है, इवन इन ओसी एज वेल एज इन आईओसी। दोनों में आप एसिडिक और बेसिक के क्वेश्चंस करते हैं, तो ध्यान रखिए इस बात का।
मॉडिफाइड ईएन किस पर फोकस करने को कहता है? की एटम, यानी कि पूरे ग्रुप की नहीं देखनी है हमें, तो उस एटम की देखनी है जिस पर चार्ज हाइब्रिडाइजेशन का मामला है। जैसे पूरे NO2 ग्रुप की ईएन नहीं देखनी हमें, किसकी देखनी? केवल नाइट्रोजन। पूरे NH3 ग्रुप की नहीं देखनी हमें, तो केवल किसकी देखनी थी? नाइट्रोजन। अगर हमें ये आसानी से समझ में आ गया है तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों, माइनस आई की ट्रेंड, प्लस आई की ट्रेंड बहुत कम पूछे गए हैं, और जब भी पूछे जाते हैं तो बच्चा सुलझ जाता है। केवल पीवाई क्यों बनता है उससे, क्योंकि वो क्वेश्चन आप नोटबुक में एज इट इज कर चुके होते हैं। ये केवल और केवल किसके बेसिस पर है? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें चार्ज का कोई भी रोल नहीं है, चार्ज इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, केवल हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर लिखा है। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ चार्ज भी अपीयर हो जाए तो मामला और पेचीदा हो जाएगा। इसमें केवल और केवल हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसिडरेशन लिया है, केवल और केवल किसका? हाइब्रिडाइजेशन। कोई चार्ज का इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं है। सुलटा दिया है सभी ने? तो दो तरीके से बताया, एक चार्ज के आने से ईएन मॉडिफाई हो जाती है, एक हाइब्रिडाइजेशन के होने से भी ईएन मॉडिफाई हो जाती है। अब ये तीनों ही कार्बन है, लेकिन तीनों ही कार्बन की ईएन सेम नहीं है तीनों ही कार्बन, लेकिन ईएन अभी भी तीनों की सेम नहीं है। और थर्ड नंबर पर हमारे सामने आता है बॉन्ड एंगल। क्या आता है? बॉन्ड एंगल। आप ये बात ध्यान रखिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड एंगल। ये आईओसी में आपको बताया जाएगा, मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि आपने आईओसी नहीं पढ़ी है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। और आप एक बात अभी अभी जान चुके हैं, ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्लियर? तो आपके परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और बॉन्ड एंगल के बढ़ने से आपका ईएन बढ़ेगा। तो आप इन दोनों में भी रिलेट कर सकते हैं, यानी कि सर आप यही कह देते हैं हमें क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा तो फिर ईएन भी उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे, क्यों, आईओसी में आपको डिटेल में बताया जाएगा, मेरे को इतनी जरूरत इसकी नहीं है। एक दो जगह जरूरत पड़ेगी, मैं इनडायरेक्टली वहां से निकलूंगा। सुलटा दिया है? तो ये हमारे सामने था मॉडिफाइड ईएन। डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सारी इनऑर्गेनिक्स में होंगे ईएन रिलेटेड, पर मुझे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाना है, इसलिए मैंने पहले इसका डिस्कशन किया है, सो दैट आप रटे ना, चीजों को समझ पाए। सुलटा दिया है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब हम वापस एनसीईआरटी की हेडिंग पर ही लौटेंगे, और नेक्स्ट एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स लिखिए। कोई ऐसा तो नहीं भाई जिसने नहीं लिखा हो? सभी ने नोट कर लिया है? वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, इसको भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ये दो तरीके से काम करते हैं। कितने तरीके से काम करते हैं? दो तरीके से आपके काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस दो तरीके से होते हैं। एक आपके डिस्प्लेस होते हैं थ्रू बॉन्ड। किसके थ्रू? बॉन्ड के थ्रू आपका इफेक्ट काम करता हुआ दिखाई देगा। एक आपको काम करता हुआ दिखाई देगा थ्रू स्पेस।
किसके थ्रू? स्पेस। स्पेस के थ्रू आपको इंपैक्ट दिखेगा या सॉल्वेंट के थ्रू आपको इंपैक्ट दिखेगा। और ऐसा जब कभी भी होता है तो उन्हें हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट्स। क्या कहते हैं? फील्ड इफेक्ट, जिसको एनसीईआरटी ने डिस्कस बच्चे नहीं किया है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बॉन्ड्स के थ्रू हो सकता है, स्पेस के थ्रू हो सकता है या सॉल्वेंट के थ्रू हो सकता है। क्लियर? वो आपके फील्ड इफेक्ट कहलाते हैं, जिसको एनसीईआरटी ने कंसिडरेशन में नहीं लिया है। थ्रू बॉन्ड्स की अगर अपन बात करें तो इसको फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आपके सामने आते हैं परमानेंट इफेक्ट्स। कौन से आते हैं? परमानेंट इफेक्ट्स। और उसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चे इसी को ही आप इन शॉर्ट आई इफेक्ट भी कह देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट बोल दीजिए या फिर आई इफेक्ट। दूसरा आप इसके अंदर पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट आप इसको पढ़ते हैं। इसी को ही हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, पर आपसे कभी पूछेगा ही नहीं। रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को आप इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं? आर इफेक्ट। आप समझ पा रहे होंगे, पहला अल्फाबेट उठाया जा रहा है तो रेजोनेंस इफेक्ट या आर इफेक्ट बोल दिया जाता है। मीजोमेरिक इफेक्ट को आप एम इफेक्ट भी कह देते हैं इन शॉर्ट। और नंबर थर्ड पर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आता है हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट। क्या है? हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट, जिसको इन शॉर्ट बच्चे आप क्या कह सकते हैं? एच इफेक्ट। और इसको आप सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाले हैं। और जब जब आप हाइपर कॉन्जुकेशन को इग्नोर करेंगे तब तब आपके क्वेश्चंस के आंसर गलत आएंगे। जीओसी में अगर आपके क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपने हाइपर कॉन्जुकेशन को इग्नोर किया होगा। किसको इग्नोर किया होगा? हाइपर कॉन्जुकेशन को इग्नोर किया होगा। तो कई बार सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि बताइए इंडक्टिव इफेक्ट आपका कैसा इफेक्ट है? परमानेंट। बताइए रेजोनेंस इफेक्ट आपका कैसा इफेक्ट है? परमानेंट। बताइए हाइपर कॉन्जुकेशन आपका कैसा इफेक्ट है? परमानेंट। तो जब हम इनको इंडिविजुअली डील करेंगे तो मैं स्टार लगा लगा कर नहीं लिखवाऊंगा। ये पहले ही मैंने कैटेगरी में डाल दिए हैं कि ये सारे के सारे परमानेंट इफेक्ट्स हैं। एक आप समझ गए, अगर एक परमानेंट है तो फिर दूसरे कौन से होंगे आपके? टेम्परेरी इफेक्ट। कौन से होंगे? टेम्परेरी इफेक्ट। और टेम्परेरी इफेक्ट में हमारे सिलेबस में केवल एक ही है, बताएंगे कौन सा है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमारे सिलेबस में एक ही है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको इन शॉर्ट आप ई इफेक्ट के नाम से भी जानेंगे। तो अगर मुझे पेपर में सभी को 4 नंबर देने हैं तो क्वेश्चन में आपको ऐसा डाल सकता हूं, विच इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आप समझिए ये 4 नंबर आपको बांटे गए जिनका कोई मतलब बिना दिमाग खर्च किए नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब है वो आपको फाइनल पेपर में नहीं मिलने वाले हैं। वो आपका केवल स्कोर बढ़ाने के लिए दिया गया क्वेश्चन है, सो दैट आप अच्छा फील कर सकें, आपको लगे कि इसमें तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। नंबर आने का और पढ़ाने का कोई रिलेशन, आपके कितने नंबर आएंगे वो तो वो टीचर डिसाइड करेगा जो पेपर बना रहा है। वो चाहे तो हर बच्चे के फुल मार्क्स आ सकते हैं, वो चाहे तो किसी के भी ढंग के मार्क्स नहीं आने दे। तो मार्क्स से कितना सब्जेक्ट समझ में आ रहा है उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो तो आप अपने मॉड्यूल ईएलपी ये करोगे, वहां से क्लियरिटी मिलती है। तो ये हमारे सामने दो कैटेगरी के हमने इफेक्ट्स बनाए, वन इज परमानेंट इफेक्ट, वन इज टेम्परेरी इफेक्ट। सर अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कैसे आप डिसाइड करते हो कि कौन सा इफेक्ट परमानेंट होगा और कौन सा इफेक्ट टेम्परेरी होगा? किस बेसिस पर आप ये डिसाइड करते हो? दोस्त जो हेडिंग लगी है ना वो अपने आप में ये बात समझाने के लिए सफिशिएंट है, पर हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते। एक बार हेडिंग को देखो, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेस होने से, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेस होने से जो मॉलिक्यूल के अंदर इफेक्ट आने वाला है उसकी हम बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेस होने से बताइए मॉलिक्यूल में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेस होने से मॉलिक्यूल में क्या डेवलप होते हैं? चार्जेस।
यानी कि पोलैरिटी। क्या डेवलप होती है? पोलैरिटी। ध्यान से सुनिए, आधी जनता नहीं जानती कि क्यों किसी को टेम्परेरी और क्यों किसी को परमानेंट कहा जा रहा है। मान लीजिए आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, क्या है? Cl2। आप बताइए दोनों ही एटम की बच्चे जो En है वो एग्जैक्टली क्या है? तो इस मॉलिक्यूल में कोई भी पोलैरिटी, इसमें जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी आइडियल पोजीशन पर है, आइडियल पोजीशन पर है। क्लियर? अब अगर अपन बात करें, एक और मॉलिक्यूल हमारे सामने आ गया है, जैसे अगर अपन देखें HCl, किसको देखें? HCl। तो आप जानते हैं इसमें क्लोरीन की एन क्या है? ज्यादा, और हाइड्रोजन की एन क्या है? कम। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के, ध्यान से सुनिएगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके परमानेंटली किसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं? क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से यहां पार्शियल और यहां पार्शियल, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या डेवलप हो गई है? पोलैरिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो परमानेंट हो गया है, क्या हो गया है? परमानेंट हो गया है, इसका मतलब वो इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। मतलब मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन आया है वो परमानेंट पोलराइजेशन है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट टेम्परेरी होता, टेम्परेरी का मतलब मान लीजिए क्लोरीन क्लोरीन में अभी कोई पोलराइजेशन नहीं है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे लगाए कि ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाएं, और जब पोलराइजेशन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? टेम्परेरी। क्योंकि जो आपने कंडीशन लगाई है तभी पोलराइजेशन रहेगा, अगर आपने कंडीशन हटा ली तो पोलराइजेशन भी गायब हो जाएगा। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इसको समझाने के लिए, जैसे ही आपके सामने एक स्पेयर है, यहां पर अभी टोटल चार्ज कितना है? 0, देयर इज नो चार्ज। क्लियर? मैं इसके बाजू में, ध्यान से सुनना, मैं इसके बाजू में हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं। क्या रख देता हूं? हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज। तो आप जानते हैं इधर कौन आने लग जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस साइड कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा? नेगेटिव। और इस साइड कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा? पोलराइजेशन आ गया कि नहीं आ गया? अगर मान लीजिए मैंने ये चार्ज गायब कर दिया तो वापस से पोलराइजेशन गायब हो जाएगा। तो ये इसके आने से पोलराइजेशन आया, इसे हम टेम्परेरी इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेम्परेरी। और ये जो है ये परमानेंट है, क्योंकि ये किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन आ रही है वो परमानेंट है तो वो इफेक्ट क्या कहलाएगा? परमानेंट इफेक्ट। अगर पोलराइजेशन जो मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप हो रही है वो कैसी है? टेम्परेरी है, तो वो इफेक्ट भी कैसा होगा? टेम्परेरी इफेक्ट। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो पोलराइजेशन कॉज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट, पोलराइजेशन कॉज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट इज परमानेंट, पोलराइजेशन कॉज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज परमानेंट, whereas polarization caused by electromagnetic effect is temporary। दोस्तों यही यही खेल है। मैं आपको हर बार कहता रहता हूं, योर लैंग्वेज मस्ट बी ऑथेंटिक, योर लैंग्वेज मस्ट बी ऑथेंटिक। अगर आपके सामने स्टेटमेंट आ जाए ना, पोलराइजेशन कॉज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट, आधी जनता साफ है, आधी जनता साफ है। लेकिन अगर स्टेटमेंट आ जाए हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, 99% बच्चे इसको सही कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि इसके परमानेंट और टेम्परेरी होने के पीछे का बेस क्या है। पता ही नहीं है किसी को भी, बस यूं डिवाइड कर रखे हैं, टेम्परेरी परमानेंट, टेम्परेरी परमानेंट। तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? डिस्प्लेस, तो क्या आएगी? पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी परमानेंट डेवलप हो रही है तो परमानेंट इफेक्ट है, और पोलैरिटी टेम्परेरी डेवलप हो रही है तो वो टेम्परेरी इफेक्ट है। इनकी वजह से परमानेंट पोलराइजेशन आता है और इनकी वजह से टेम्परेरी आता है। तो इसके नीचे आप स्टार लगाकर ये पॉइंट लिख दोगे, इन तीनों के नीचे। पोलराइजेशन कॉज्ड बाय दीज इफेक्ट्स इज परमानेंट, पोलराइजेशन कॉज्ड बाय दीज इफेक्ट्स इज परमानेंट, पोलराइजेशन कॉज्ड बाय दीज इफेक्ट्स इज परमानेंट। अभी आपने पूरा नहीं लिखा था क्या? तो पहले लिख लीजिए, फिर यहां लगा देंगे स्टार। पहले लिख लीजिए, बोर्ड के ऊपर है। कन्वेंशनल क्वेश्चन से हटके क्वेश्चनिंग आपको करनी पड़ेगी। कन्वेंशनल क्वेश्चंस वो होते हैं जो पीवाई के होते हैं।
हम किसी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और स्पेस के थ्रू भी। अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था वो किसके थ्रू था? स्पेस के थ्रू, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स में चार्जेस में कोई बॉन्ड नहीं था। एक न्यूट्रल के बाजू में हाई डेंसिटी चार्ज रख दो, पोलराइजेशन आ जाएगा न्यूट्रल में, हालांकि उनके बीच में कोई बॉन्ड। ये काम किसके थ्रू हो रहा है? स्पेस के थ्रू। और यही काम किसके थ्रू हो सकता है? बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करूंगा। अगर वो काम किसके थ्रू हो रहा है बच्चे? स्पेस या फिर सॉल्वेंट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फील्ड इफेक्ट्स। अगर वो आपका बॉन्ड के थ्रू हो रहा है तो या तो वो परमानेंट रहेगा या टेम्परेरी, और परमानेंट में ये होंगे और टेम्परेरी में वो होगा। सुलटा दिया सभी? नहीं, इसके नीचे लिख दिया है पोलराइजेशन कॉज्ड बाय दीज इफेक्ट्स इज परमानेंट। उसी के बेसिस पर उनको परमानेंट इफेक्ट कहा गया है। पोलराइजेशन कॉज्ड बाय दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी। पोलराइजेशन कॉज्ड बाय दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी। इस इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन आएगा वो क्या रहेगा? टेम्परेरी रहेगा। पोलराइजेशन कॉज्ड बाय दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी, मतलब कुछ देर के लिए मॉलिक्यूल में प्लस माइनस बनेंगे, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएंगे? गायब। इसमें लिखेंगे this effect operates in the presence as well as in the absence of reagent। परमानेंट के नीचे लिखेंगे this effect operates in the presence as well as in the polarization caused by this effect is temporary। polarization caused by this effect is temporary। इस इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन आएगा वो क्या रहेगा? टेम्परेरी रहेगा। पोलराइजेशन कॉज्ड बाय दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी, मतलब कुछ देर के लिए मॉलिक्यूल में प्लस माइनस बनेंगे, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएंगे? गायब। इसमें लिखेंगे दिस इफेक्ट ऑपरेट्स इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। परमानेंट के नीचे लिखेंगे दिस इफेक्ट ऑपरेट्स इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। ये इफेक्ट आपके परमानेंट है, कोई रिएक्शन करने आ रहा है तो भी रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है तो भी रहेंगे। These effects operates in the presence as well as in the absence of reagent। परमानेंट इफेक्ट हमेशा काम करते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट के नीचे लिखेंगे दिस इफेक्ट ऑपरेट्स, टेम्परेरी के नीचे लिखेंगे दिस इफेक्ट ऑपरेट्स, दिस इफेक्ट ऑपरेट्स only in the presence of reagent, only in the presence of reagent। this effect operates only in the presence of reagent, यानी कि केवल किसकी प्रेजेंस में काम करेगा? रिएजेंट। यानी कि किसी को देखकर मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन आएगी, देखने वाला गायब, पोलराइजेशन भी गायब। मतलब ये एक तरीके से अगर अपन बात करें तो डिसिप्लिन्ड है। क्या है? और ये मोटिवेटेड है। अगर स्टूडेंट्स की कैटेगरी देखें, डिसिप्लिन हमेशा पढ़ता रहेगा, उसको किसी को दिखाना नहीं है कि वो पढ़ रहा है। मोटिवेटेड, जिस दिन मास्टर ने मोटिवेट कर दिया तो भाई साहब पूरी रात रूम की लाइटें जलेंगी, 5 दिन बाद सब गायब। तो टेम्परेरी होता है। क्या होता है? मोटिवेशन इज टेम्परेरी। तो ये हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर रहता है। ये टेम्परेरी है, कोई रिएक्शन करने आएगा तो ऑपरेट करने लग जाएगा, रिएक्शन करने वाला गायब हो जाएगा तो ये भी गायब। और डिटेल में तो जब हम इन इफेक्ट्स की तरफ चलेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो अब हम इनमें वन बाय वन आगे बढ़ने वाले हैं और उसमें सबसे पहले आने वाला है कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। आइए सबसे पहले इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। आइए दोस्तों इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, उससे पहले मैं आपकी कुछ प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेता हूं कि आपको मालूम भी है कि नहीं है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। सबसे आसान मानते हैं बच्चा इसको, क्लियर, और उसको लगता है ये तो उसको आता ही होगा, पर एनसीईआरटी के लेवल पर भी वो नहीं जानता है। सबसे पहले बताइए मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं?
मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है? कितने बच्चों का मानना है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है? चलिए, कुछ बच्चों का मानना है, बाकी का मानना है कि इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। नहीं सर, एक ऑप्शन और रखो, हमें पता ही नहीं है ये है या नहीं है। चलिए दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। इथेन में कितने लोगों का मानना है कि इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है? इंडक्टिव इफेक्ट इथेन के अंदर। चलिए, HCl के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है, बताइए। इंडक्टिव इफेक्ट HCl में है या नहीं है? चलिए, काफी अच्छी आवाज सुनाई दी है। कितने लोगों का मानना है कि HCl में इंडक्टिव इफेक्ट है? हवा में हाथ होने चाहिए। काफी बच्चों का, लगभग 60 to 70% बच्चों का मानना है। कुछ कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से भी है, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। क्लियर? तो मैं बता दूं, HCl में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। आपने नहीं पढ़ा है, मैं कह रहा हूं ना, अभी तो क्वेश्चंस आपने कन्वेंशनल किए हैं, PYQ किए हैं। नया क्वेश्चन आएगा, साफ कर देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ध्यान रखना इस बात का। देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बात कर रहे हो सर? क्या यहां पर इस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन नहीं है? है। क्या इसका डाइपोल मोमेंट नहीं है? है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है? क्योंकि आपने इंडक्टिव को समझा ही नहीं अभी तक। आइए नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। बताइए, मिथाइल क्लोराइड इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं? इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट है कि नहीं है? मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, इसमें इंडक्टिव नहीं है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है? काफी लोगों का कहना है। अगर आप इसमें भी कह रहे थे है और आप इसमें भी कह रहे हो है, तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर नहीं है। आपको इंडक्टिव इफेक्ट पता ही नहीं है। आपने इंडक्टिव क्या पढ़ा है? आपने इंडक्टिव पढ़ा है पोलराइजेशन इन सिग्मा बॉन्ड। ये आधी डेफिनेशन है, ये आधी डेफिनेशन है। क्या इस सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी है, पर इसमें इंडक्टिव नहीं है। क्या इस सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी है, पर मॉलिक्यूल में इंडक्टिव है। इसका मतलब हमें इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, और एनसीईआरटी वही डेफिनेशन लिखता है जो आप कभी बात भी नहीं करते। आइए दोस्तों, समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। देखिए, सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी होना इंडक्टिव नहीं है। एक सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी होने की वजह से एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी का इंड्यूस होना इंडक्टिव है। यानी कि आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी है, नो डाउट, एंड दिस पोलैरिटी इज ड्यू टू ईएन डिफरेंस। पर इस पोलैरिटी की वजह से किसी दूसरे बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं आ रही, इसलिए इसे हम इंडक्टिव नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? इंडक्टिव। जैसे मीथेन में बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन की ईएन अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कोई पोलैरिटी, तो इसमें तो किसी भी बॉन्ड में सिग्निफिकेंट पोलैरिटी है ही नहीं, तो यहां पर तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई पोलर बॉन्ड ही नहीं है। सो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट अब्सेंट है। नेक्स्ट वाले में बात करें, सेम टू सेम किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, तो यहां पर भी इंडक्टिव इफेक्ट अब्सेंट है। नेक्स्ट में पोलैरिटी है सिग्मा बॉन्ड में, पर इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से किसी दूसरे सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं आ रही, तो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। आइए इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मान लीजिए हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ब्यूटेन। क्या है? ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है, जरा आप समझते जाइए। अभी अगर मैं आपसे पूछना चाहूं किसी भी बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है क्या, तो यू विल से नो, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। मान लीजिए वन ऑफ द हाइड्रोजन, क्या क्या मैंने, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन। क्या क्या मैंने, कि किसी हाइड्रोजन को हटा दिया, यहां से हाइड्रोजन हटाकर मैंने क्या लगा दिया है, फ्लोरीन। तो अब हमारे सामने ये बन गया है, जरा ध्यान से सुनते हुए जाइए। ये मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने बनकर आ गया है, और इस मॉलिक्यूल में अब इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा। आप बताइए कौन से बॉन्ड में पोलैरिटी है? आपके कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी है। मैं आपको बता दूं कि आपके sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कौन होता है बच्चे? फ्लोरीन। अगर ईएन में डिफरेंस है
तो यहां पर इस कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से यहां पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहां पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलैरिटी है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में। लेकिन सर पोलैरिटी तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड में भी थी, आपने इसको तो इंडक्टिव नहीं कहा, अब आप कह रहे हैं इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है। पहले आप वो समझे जो आप एकदम इलॉजिकल बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। और वो पता क्या बात करते हो आप कि फ्लोरीन ने इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर दिए हैं, इस पूरी चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो कभी इंडक्टिव को नहीं समझ पाओगे। आइए फिर कैसे समझे सर। देखिए इनमें अगर अपन बात करें तो ये भी कार्बन कैसा है, sp3, ये भी कार्बन कैसा है, कोई पोलैरिटी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो ईएन डिफरेंस। यहां पर अब ये कार्बन sp3 जरूर है पर ये नॉर्मल sp3 नहीं है। आप बताइए अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछूं देन यू विल से sp3, and what is the hybridization state of this carbon, you will again say sp3। पर दोस्त ये कार्बन आपका है sp3 with partial positive right now, and this carbon is normal sp3, and can you tell me किसकी ईएन ज्यादा है, नो डाउट द हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के आने से मैग्नीट्यूड ईएन का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। तो अब इन दोनों कार्बन्स की भी ईएन सेम नहीं रही। इधर देखिए कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी आई क्योंकि किसकी वजह से, ईएन डिफरेंस की वजह से, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और इस पार्शियल पॉजिटिव की वजह से इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी स्लाइटली किसकी तरफ डिस्प्लेस हो गए, इस कार्बन की तरफ से। तो अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। ये आने लगा इंडक्टिव इफेक्ट। इस सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। नो डाउट इस बॉन्ड में पोलैरिटी है पर इसके पोलर होने से कोई दूसरे में पोलैरिटी नहीं आ रही, तो ये इंडक्टिव नहीं है। एक सिग्मा बॉन्ड के पोलर होने से एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी आना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अब आप समझिए इन दोनों कार्बन्स की भी अब ईएन सेम नहीं रही, इसकी ईएन थोड़ी सी ज्यादा और इसकी ईएन थोड़ी सी कम, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी हल्के से किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, इस कार्बन की तरफ, और जिससे भी इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं कैसा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है आप समझिए, एक डेल्टा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, कितने डेल्टा से, दो डेल्टा से, और दो डेल्टा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा, किससे, तीन डेल्टा से। ये किसकी कहानी है दोस्तों, मैग्नीट्यूड की कहानी है। किसकी कहानी है, मैग्नीट्यूड की कहानी है। इसका मतलब अगर हम ढंग से समझें तो आपके कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड पोलर था, लेकिन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के पोलर होने से बाजू वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में पोलरिटी आ गई। इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि एनसीईआरटी लिखती है इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स अप टू कार्बन नंबर 2 और 3, 2 से 3 कार्बन तक काम करता है। वो लॉजिक भी आपको समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि आप समझिए सबसे ज्यादा ईएन डिफरेंस इस बॉन्ड में, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन में ईएन डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो ये पोलैरिटी सबसे ज्यादा है। यहां पर आप नो डाउट इनमें ईएन डिफरेंस है पर बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में उतनी पोलैरिटी नहीं है जितनी कार्बन फ्लोरीन में है। और यहां पर जाते जाते फिर से ईएन का डिफरेंस क्या होने लगा है, नेग्लेजिबल होने लगा है। तो जितनी पोलैरिटी इस बॉन्ड के अंदर है उतनी पोलैरिटी इसके अंदर नहीं है। कहता है भाई इससे आगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ईएन डिफरेंस लगभग 0 के बराबर है, मतलब बहुत कम है, तो पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई। सिमिलरली अब बाकी के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई। तो अगर मैं आईयूपैक नंबरिंग करूं, सो दिस इज कार्बन नंबर 1, this is carbon number 2, and this is carbon number 3. Now you can understand why inductive effect operates up to carbon number 2 और carbon number 3, क्योंकि पोलैरिटी का डिफरेंस यहीं तक दिखाई देता है। इसके बाद ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा तो बॉन्ड्स में पोलैरिटी नहीं आएगी। अगर दोस्त खींचने की बात है तो भाई साहब कितनी भी लंबी चेन हो खींचते चले जाओगे। ये जुगाड़ देखो कि नजदीक से ज्यादा खींचेगा, दूर से कम खींचेगा, कितना नजदीक कितना दूर ये कौन डिसाइड करेगा फिर,
तो इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है। और पढ़ते क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू ईएन डिफरेंस। आप सोचिए किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है क्योंकि दो एटम्स के बीच में डिफरेंस नहीं है। इनमें ईएन डिफरेंस आया, बॉन्ड में पोलैरिटी आई, बाजू वाले बॉन्ड्स में पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब इधर बात कीजिए, क्या कार्बन क्लोरीन में ईएन डिफरेंस है? आप जानते हैं sp3 कार्बन से ज्यादा ईएन क्लोरीन की होती है। सो देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव एंड देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव। अब बताइए sp3 कार्बन नॉर्मल है या उस पर कैसा चार्ज आ गया है? पार्शियल पॉजिटिव, ईएन मॉडिफाई हो गई है। अब आपका sp3 कार्बन पर विद पॉजिटिव चार्ज, जिसकी ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हल्के से किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? क्लोरीन की तरफ। सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन की तरफ। और यहां पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्योंकि अब इस कार्बन की ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो दोस्तों इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पोलैरिटी का इंड्यूस होना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड पोलर तो है लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे में पोलैरिटी नहीं आई। बट दिस इफेक्ट इज ऑपरेटिंग थ्रू बॉन्ड्स। समझिए किसके थ्रू काम कर रहा है? इस बॉन्ड में पोलैरिटी है जिसकी वजह से एडजेसेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आई। मैं वैसे भी पोलैरिटी डेवलप कर सकता हूं, जैसे ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, क्या है? ब्रोमीन। आप बताइए यहां पर क्या है? लोन पेयर है कि नहीं है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके बाजू में वाटर रख दीजिए जिसमें क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो आप जानते हैं यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल, तो यहां पर नेगेटिव लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? रिपल्सन। तो यहां पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा और यहां नेगेटिव। तो आपने क्या किया है? एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी थी, उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास रखा, तो इसमें भी पोलैरिटी डेवलप कर दी उसने। इसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन आप जानते हैं ब्रोमीन और ऑक्सीजन में कोई डायरेक्ट बॉन्ड, तो दिस इफेक्ट इज ऑपरेटिंग थ्रू स्पेस, बट दिस इफेक्ट इज ऑपरेटिंग थ्रू बॉन्ड। तो आधी जनता नहीं जानती कि कौन कहां से काम करता है। हम केवल वो इफेक्ट डिस्कस करते हैं जो किसके थ्रू काम करेंगे? बॉन्ड के थ्रू। जो स्पेस के थ्रू काम करेगा उसे फील्ड इफेक्ट। तो यहां पर आप इसको किस कैटेगरी में ले जा सकते हैं? फील्ड इफेक्ट की कैटेगरी में। पर ये कौन सा है आपका? इंडक्टिव इफेक्ट। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज के बाद जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ें तो ढंग से समझें दोस्तों। उसको ऐसे काम नहीं कर रहा है क्या? ऐसे इसका भी काम नहीं कर रहा है क्या? इसका गर्मी लग रही है यार। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। अब वापस से तीनों एग्जांपल्स को देखो, ऊपर जो लिखे हुए हैं। नो इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज देर इज नो पोलैरिटी। अगले में भी नो इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज यहां पर कोई पोलैरिटी, यहां पर पोलैरिटी है पर इस सिग्मा से कोई दूसरा सिग्मा पोलर नहीं बन रहा। इसमें कार्बन क्लोरीन के पोलर होने से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। सोचिए एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता, जनता साफ मिलती। माइनस आई प्लस आई, ऑर्डर रटे पड़े हैं अलग अलग ट्रिक लगा लगा के। ऑर्डर को याद करने के लिए भाई साहब ट्रिक्स बना दी गई है, पर बेसिक फंडे क्लियर नहीं है। और आजकल एग्जामिनर इसी बात पर आ गया है कि बिल्कुल बेसिक पूछूंगा मैं तो। एक डेल्टा का मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा, दो डेल्टा का मतलब मैग्नीट्यूड कम। ईएन में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा। तो इस में सबसे ज्यादा पोलैरिटी है, उसके बाद
इसमें और उसके बाद, इसलिए आप कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, कि जिस एटम की वजह से पोलैरिटी डेवलप हुई है, डिस्टेंस जैसे जैसे उससे बढ़ेगी, आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है डिस्टेंस को लेकर। सुलटा दिया सभी ने। अब खुद से डिफाइन कर पाओगे इंडक्टिव को एक बार? सिंपल बोलो, एक सिग्मा में पोलैरिटी होने की वजह से एडजेसेंट सिग्मा में पोलैरिटी आना क्या कहलाता है? बार बार आपके वर्ड्स में कौन सा आ रहा है? सिग्मा। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट किस बॉन्ड के थ्रू काम करता है? सिग्मा के थ्रू। रटना ही नहीं है भाई, डेफिनेशन ही अपने आप में एक्सप्लेन करती है चीजों को। कहाँ एक्स्ट्रा लग गया क्या? और तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बन कम ज्यादा नहीं होते हैं, वो मेरी मिस्टेक है। सुलटा दिया है। डेफिनेशन लिखिए। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब वापस से तीनों एक दूर से कम खींचेगा, कितना नजदीक कितना दूर, ये कौन डिसाइड करेगा? तो इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है। और पढ़ते क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू ईएन डिफरेंस। आप सोचिए, किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि दो एटम्स के बीच में डिफरेंस नहीं है, इनमें ईएन डिफरेंस आया, बॉन्ड में पोलैरिटी आई, बाजू वाले बॉन्ड्स में पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब इधर बात कीजिए, क्या कार्बन क्लोरीन में ईएन डिफरेंस है? आप जानते हैं sp3 कार्बन से ज्यादा ईएन क्लोरीन की होती है, तो देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव एंड देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव। अब बताइए, sp3 कार्बन नॉर्मल है या उस पर कैसा चार्ज आ गया है? पार्शियल पॉजिटिव, ईएन मॉडिफाई हो गई है। अब आपका sp3 कार्बन पर विद पॉजिटिव चार्ज, जिसकी ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हल्के से किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? क्लोरीन की तरफ। सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन की तरफ। और यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? क्योंकि अब इस कार्बन की ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो दोस्तों, इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पोलैरिटी का इंड्यूस होना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड पोलर तो है, लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे में पोलैरिटी नहीं आई। बट दिस इफेक्ट इज ऑपरेटिंग थ्रू बॉन्ड्स। समझिए, किसके थ्रू काम कर रहा है? इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, जिसकी वजह से एडजेसेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आई। मैं वैसे भी पोलैरिटी डेवलप कर सकता हूं, जैसे ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, क्या है? ब्रोमीन। आप बताइए, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है कि नहीं है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके बाद में वाटर रख दीजिए, जिसमें क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो आप जानते हैं यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल, तो यहाँ पर नेगेटिव। नॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? रिपल्सन। तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव। तो आपने क्या किया है? एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी थी, उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास रखा, तो इसमें भी पोलैरिटी डेवलप कर दी उसने। इसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन आप जानते हैं ब्रोमीन और ऑक्सीजन में कोई डायरेक्ट बॉन्ड, तो दिस इफेक्ट इज ऑपरेटिंग थ्रू स्पेस, बट दिस इफेक्ट इज ऑपरेटिंग थ्रू बॉन्ड। तो आधी जनता नहीं जानती कि कौन कहां से काम करता है। हम केवल वो इफेक्ट डिस्कस करते हैं जो किसके थ्रू काम करेंगे? बॉन्ड के थ्रू। जो स्पेस के थ्रू काम करेगा उसे फील्ड इफेक्ट। तो यहां पर आप इसको किस कैटेगरी में ले जा सकते हैं? फील्ड इफेक्ट की कैटेगरी में। तो ये कौन सा है आपका? इंडक्टिव इफेक्ट। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज के बाद जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ें तो ढंग से समझें दोस्तों। इसको ऐसे काम नहीं करेगा, इस चीज का भी काम नहीं करेगा, इसका गर्मी लग रही है यार। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। अब आप इससे तीनों एग्जांपल्स को देखो, ऊपर जो लिखे हुए हैं। नो इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज देयर इज नो पोलैरिटी। अगले में भी नो इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज यहां पर कोई पोलैरिटी, यहां पर पोलैरिटी है और इस सिग्मा से कोई दूसरा सिग्मा पोलर नहीं बन रहा। इसमें कार्बन क्लोरीन के पोलर होने से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। सोचिए, बेसिक सा क्वेश्चन पूछता, जनता साफ मिलती। माइनस आई प्लस आई, ऑर्डर रटे पड़े हैं, अलग अलग ट्रिक लगा लगा के। ऑर्डर को याद करने के लिए भाई साहब ट्रिक्स बना दी गई है, तो बेसिक फंडे क्लियर नहीं है। और आजकल एग्जाम में इसी बात पर आ गया है कि बिल्कुल बेसिक पूछूंगा मैं तो। एक डेल्टा का मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा, दो डेल्टा का मतलब मैग्नीट्यूड कम। ईएन में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा। तो इसमें सबसे ज्यादा पोलैरिटी है, उसके बाद इसमें और उसके बाद, इसलिए आप कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, कि जिस एटम की वजह से पोलैरिटी डेवलप हुई है, डिस्टेंस जैसे जैसे उससे बढ़ेगी, आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिस्टेंस को लेकर। सुलटा दिया सभी ने। आप खुद से डिफाइन कर पाओगे इंडक्टिव को एक बार? सिंपल बोलो, एक सिग्मा में पोलैरिटी होने की वजह से एडजेसेंट सिग्मा में पोलैरिटी आना क्या कहलाता है? बार बार आपके वर्ड्स में कौन सा आ रहा है? सिग्मा। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट किस बॉन्ड के थ्रू काम करता है? सिग्मा के थ्रू। रटना ही नहीं है भाई, डेफिनेशन अपने आप में एक्सप्लेन करती है चीजों को। हाँ, एक्स्ट्रा लगेगा।
तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बन कम ज्यादा नहीं होते हैं, वो मेरी मिस्टेक है। सुलटा दिया है, डेफिनेशन लिखिए। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, polarization of sigma bond, polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond, polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond is known as inductive effect. Polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond is known as inductive effect, and this definition is straight from NCERT. पर हमने इस तरीके से कभी चीजों को समझाई नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है कि इस बॉन्ड में पोलरिटी आने की वजह से एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में पोलरिटी आना इंडक्टिव कहलाता है। यानी कि पोलरिटी कब डेवलप होगी, जब ईएन डिफरेंस होगा। तो बताइए आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये किसकी वजह से आता है, डिफरेंस ड्यू टू ईएन। तो अगला पॉइंट लिखिए, इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू ईएन डिफरेंस। इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू ईएन डिफरेंस। किसकी वजह से आया, ईएन डिफरेंस की वजह से आया। इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू ईएन डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, ईएन डिफरेंस से पोलैरिटी किस में डेवलप होती है, सिग्मा या पाई। देखिए आगे आपको बताया जाएगा आईओसी में, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है तो पोलैरिटी किस में आती है, सिग्मा, पाई में नहीं आती है इनकी वजह से कभी भी। तो आप लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। किसके थ्रू काम करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काम करता है। रटने की जरूरत नहीं है भाई, डेफिनेशन में सिग्मा लिखा हुआ आपने। अगला पॉइंट, अब बताइए क्या इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस को लेकर सेंसिटिव है, यस। यानी कि जब एक सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी होती है तो वो आजू वाले को ज्यादा से ज्यादा बाजू, आजू बाजू को पोलर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आपका 2 से 3 कार्बन तक काम करता है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि सर इससे आगे क्यों नहीं, क्योंकि बेटा इनमें फिर ईएन डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड फिर क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो फिर से पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। तो लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स डिस्टेंस। अगर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसी बात पर डिपेंड करता है तो वो है डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स डिस्टेंस, कॉमा लगाकर। इट डिक्रीज रैपिडली, it decrease rapidly, it decrease rapidly, it decreases rapidly with increase in distance. It decreases rapidly with increase in distance, कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट रैपिडली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑपरेट्स अप टू कार्बन नंबर 2 और 3। यानी कि जिस एटम की वजह से है उसके रेफरेंस में, जैसे यहां इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से है, फ्लोरीन की वजह से, तो कहां तक काम करेगा, 2 से 3 कार्बन। ऑपरेट्स अप टू कार्बन नंबर 2 और 3, अप टू कार्बन नंबर 2 और 3, यानी कि कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 3 तक ही काम करता है, उससे आगे पोलराइजेशन नहीं ला पाता, और उसका मैंने सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन इज सेलेक्टेड एज ए रेफरेंस एटम। हाइड्रोजन इज सेलेक्टेड एज ए रेफरेंस एटम। हाइड्रोजन इज सेलेक्टेड एज ए रेफरेंस एटम। हाइड्रोजन को क्या माना गया है, रेफरेंस एटम। ब्रैकेट में लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन is assumed 0. Inductive effect of hydrogen is assumed 0. Assume कर लिया गया है कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या रहेगा, 0। आप समझिए
ये कहना चाहता है कि हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम माना गया है। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना। ये आपके एक अल्काइल चेन है, मतलब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाकर ही तो कोई एटम या ग्रुप लगाया कि नहीं लगाया? तो आप बताइए, जब हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन कोई पोलैरिटी इंड्यूस नहीं कर रहा था। हाइड्रोजन को हटाकर कोई आपने एटम या ग्रुप लगाया तो पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। तो ये हाइड्रोजन रेफरेंस लिया गया है। हालांकि देखा किसके रेफरेंस में गया है? कार्बन। आपने कैसे डिसाइड किया कि किस पर नेगेटिव और किस पर पॉजिटिव आएगा? तो आपने देखा ये कार्बन कैसा है? sp3। और ये कौन है? फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन आपका नाम का है, काम का। आपने ईएन किन दो की कंपेयर की है? कार्बन एंड sp3, कार्बन एंड फ्लोरीन। पर रेफरेंस एटम कौन लिया है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नाम का है, काम का नहीं है। हाइड्रोजन नाम का है, काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने और रखता हूं। जैसे, आइए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आप बताइए, क्या इसके अंदर आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? बताइए, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है? नहीं है, जाहिर सी बात है। क्लियर? अगर मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन को हटाकर कोई एटम या ग्रुप लगा देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया और बच्चे कौन लगा दिया है? क्लोरीन। आप बताइए, क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा? बिल्कुल सही बात। क्यों आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट? क्योंकि सर पहले किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं थी। अब आपके कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्या जाएगी? पोलैरिटी। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने आईओसी नहीं पढ़ी है। आपके sp3 कार्बन में और क्लोरीन में किसकी ईएन ज्यादा होती है? आपके क्लोरीन की। आपने अच्छी मदद की सर हमारी। अब हम बता सकते हैं आपको कि यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। पहले इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कोई पोलैरिटी नहीं थी, बिकॉज इन दोनों एटम्स की ईएन अप्रोक्सीमेटली क्या थी? सेम। तो कोई पोलैरिटी नहीं थी। अभी भी ये दोनों कार्बन sp3 हैं, पर ये sp3 विद पार्शियल पॉजिटिव, और हम जानते हैं चार्ज के आने से ईएन मॉडिफाई हो जाती है। मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो गए हैं? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। ये एरो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ क्या हो गए हैं? शिफ्ट हो गए हैं दोस्त। और अब इन दोनों में ईएन डिफरेंस की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? इधर वाले कार्बन। तो यहां पर भी क्या डेवलप हो जाएगा? चार्ज। लेकिन जितना चार्ज इस कार्बन पर डेवलप होगा उतना चार्ज इस कार्बन पर डेवलप नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, बिकॉज दोनों में ईएन डिफरेंस यहां ज्यादा है और यहां पर ईएन डिफरेंस कम है। अब जानते हैं ना, हल्का सा इतना मान लीजिए, एक आपका कार्बन फ्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड है और एक आपका हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड है। आप जानते हैं देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। तो क्या यहां पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड और यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? कैसे अलग अलग है? क्योंकि सर यहां पर ईएन डिफरेंस और यहां पर ईएन डिफरेंस सेम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का ईएन डिफरेंस ज्यादा है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी। और यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का ईएन डिफरेंस कम है, तो चार्ज भी कम। यही तो समझा रहा हूं भाई कि इन दोनों एटम्स में ईएन डिफरेंस ज्यादा है, तो जिसकी वजह से चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? ज्यादा। मतलब डेल्टा ज्यादा रहेगा। किससे? डेल्टा, डेल्टा से। अब इसकी एन हल्की सी ज्यादा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और इधर शिफ्ट हो गए हैं और यहां पर पोलैरिटी आ गई है। तो आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहां तक काम कर रहा है? कार्बन नंबर 3 तक। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कार्बन नंबर 3 तक ही काम करता है। क्या पोलैरिटी सर इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में भी डेवलप हो रही है? तो जवाब है हाँ, इनमें भी डेवलप हो रही है। पर हम बात केवल किसकी कर रहे हैं? एल्काइल चेंज। अब वापस सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं कि शिफ्ट हो रहे हैं? अभी भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसी बॉन्ड में है, वो 100% क्लोरीन पर नहीं गए। अगर 100% क्लोरीन पर जाते तो इस पर माइनस और इस पर फुल प्लस आता। ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है तो इसी ही बॉन्ड में, पर हल्के से शिफ्ट हो गए हैं किसकी तरफ?
क्लोरीन की तरफ। सिमिलरली कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अभी तो हैं इसी ही बॉन्ड में, पर हल्के से इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता है कि कंप्लीटली ही इलेक्ट्रॉन उठकर एक एटम पर चले जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो एग्जांपल लिखिए और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें मेंशन कीजिए। ये इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेली डिस्प्लेस हुए हैं कि परमानेंटली? परमानेंटली। अब इस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन परमानेंटली आ गया, हमेशा रहेगा ये मॉलिक्यूल पोलर, मतलब पोलर। तो इसीलिए तो परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। हम उन चीजों को वैसे कभी बात ही नहीं करते हैं, हम तो याद करते हैं ये टेम्परेरी इफेक्ट, ये परमानेंट। मास्टर खुद 3 बार बोलेगा, बताओ परमानेंट इफेक्ट, बताओ टेम्परेरी इफेक्ट। मॉड्यूल एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। मैंने याद करवा दिया आपको, एग्जामिनर पूछ नहीं रहा वो बात, वो पूछ रहा है परमानेंट है तो क्यों, टेम्परेरी है तो क्यों। पूछने का अंदाज बदल जाता है। सुलटा दिया है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ऑल दो, अच्छा इसमें लिखिए ऐसे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, it is important to note that the electron pair, it is important to note that the electron pair, the electron pair, although permanently displaced, the electron pair, although permanently displaced, the electron pair is permanently डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली किसकी तरफ चले गए हैं, क्लोरीन की तरफ चले गए। ऑल्दो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड बट रिमेन्स इन द सेम वैलेंस सेल, बट रिमेन्स इन द सेम वैलेंस सेल। आप ब्रैकेट में बॉन्ड भी लिख सकते हो, बट रिमेन्स इन द सेम वैलेंस सेल, मतलब शिफ्ट हुए हैं, ट्रांसफर नहीं हुए हैं, कि अभी भी हैं कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में ही। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन पर चले गए, नहीं, इसी बॉन्ड में है पर हल्के से क्लोरीन की तरफ क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए। अब बताइए, अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आएगी तो क्या उस मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी? डेफिनेटली, डेफिनेटली चेंज होंगी। भाई कैसी बातें कर रहे हो, ये मॉलिक्यूल कैसा था, नॉन पोलर, और ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया है, तो पोलर हो गया, तो सोल्युबिलिटी चेंज हो गई ना, लाइक डिजोल्व। इसकी पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्युबिलिटी, और इसकी, इसमें पोलरिटी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो पोलरिटी से क्यों नहीं चीजें चेंज होती हैं? तो इंडक्टिव इफेक्ट के आने से मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, inductive effect produces permanent polarization in the molecule. Inductive effect produces permanent polarization in the molecule. Inductive effect produces permanent polarization in the molecule. Permanent polarization in the molecule in its ground state. In its ground state. पोलराइजेशन आएगी वो टेम्परेरी आएगी कि परमानेंट? परमानेंट, इसीलिए तो इफेक्ट कैसा है, परमानेंट। Inductive effect produces permanent polarization in the molecule in its ground state. So it has influence on various physical properties. So it has influence. So it has influence on various physical properties.
So it has influence on various physical properties, on various physical properties of the molecule of the molecule, such as boiling point, such as बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हैं पोलरिटी के आने से आपका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। सिस का कई बार ज्यादा होता था ट्रांस से, क्योंकि उसमें डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता था। तो डायरेक्टली लिंक होता है बॉइलिंग पॉइंट का पोलरिटी से। सच एज बॉइलिंग पॉइंट कॉमा सोलिबिलिटी एंड डाइपोल मोमेंट, सच एज बॉइलिंग पॉइंट कॉमा सोलिबिलिटी एंड डाइपोल मोमेंट। आप बताओ इसका डाइपोल मोमेंट जीरो या नॉन जीरो? जीरो। पर इसका डाइपोल मोमेंट चेंज हो तो रहा है भाई, रटने की जरूरत क्या है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर, मतलब ऐड होता चला जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। मैं आपको समझाऊंगा ये टाइम आने पर ये वाला पॉइंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स पर। ये समझिए, आपका जो आई इफेक्ट होता है, क्या होता है? आई इफेक्ट। बच्चे इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? दो कैटेगरी में। आप सभी जानते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पूरा बोला करो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको इन शॉर्ट क्या बोला जाता है? प्लस आई इफेक्ट। क्या बोला जाता है? प्लस आई इफेक्ट। पॉजिटिव को हम प्लस बोल देते हैं शॉर्ट में। कई बार ये क्वेश्चन आ जाए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, आधी जनता सुलझ जाएगी कि पॉजिटिव क्या होता है, क्योंकि जीवन किस में निकल गया है? प्लस आई माइनस आई। मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम उन चीजों को वैसे लेते नहीं है। तो एक आपका होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक आपके सामने होगा कैसा? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए पूरा लिख रहा हूं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको इन शॉर्ट आप क्या बोलोगे बताओ? माइनस आई इफेक्ट। क्या बोल दोगे? माइनस आई इफेक्ट। तो आपने नेगेटिव को इन शॉर्ट लिख दिया है, इंडक्टिव को क्या लिख दिया है? आई। तो दोनों एक ही बात है, पर हम इससे ज्यादा फैमिलियर हैं। हम इससे ज्यादा फैमिलियर हैं। ऊपर वाले वर्ड्स हम कभी लिखते ही नहीं है। आइए हम एक बार इस पर बता देते हैं, फिर अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब है कि ये आपकी एल्काइल चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। मतलब एल्काइल चेन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप करने वाला है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो एल्काइल चेन पर कैसा आएगा? नेगेटिव। कुछ भी बोलते रहते हो। मान लीजिए ये आपके सामने क्या है? एक एल्काइल चेन। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? मैंने हाइड्रोजन हटा दिया है और हाइड्रोजन की जगह किसको रखा है? MgBr। दिस इज ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। अगेन दिस क्वेश्चन स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर हम बात करें, क्या यहां पर आपको बॉन्ड में पोलरिटी दिखाई दे रही है? तो मेरा जवाब है जी हां, एंड दिस बॉन्ड इज पोलर। अगर आप मुझसे ईएन पूछना चाहते हो, sp3 कार्बन वर्सेस मैग्नीशियम, तो आप बताइए किसकी कार्बन ईएन ज्यादा है? कार्बन। बिकॉज कार्बन आपका नॉन मेटल है और Mg आपका मेटल है। इसका मतलब इसकी ईएन ज्यादा है। अगर इसकी ईएन ज्यादा है तो बताइए इस पर कैसा डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और इस पर कैसा डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव। बॉन्ड में पोलैरिटी है कि नहीं है? ईएन डिफरेंस की वजह से तो इंडक्टिव आता है। अब आपका कार्बन और Mg का बॉन्ड पोलर है, इसकी वजह से दूसरे बॉन्ड्स में पोलैरिटी आने वाली है। समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। एक कार्बन आपका नॉर्मल sp3 है और एक कार्बन आपका sp3 विद पार्शियल नेगेटिव। बताइए किसकी ईएन ज्यादा?
इस वाले की ईएन ज्यादा, तो अब रटने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। इस बॉन्ड में पोलैरिटी आई ईएन डिफरेंस की वजह से। अब ईएन डिफरेंस तो इस बॉन्ड में भी डेवलप हो गया है, क्योंकि इस कार्बन की ईएन कम और इस कार्बन की ईएन ज्यादा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ने अपनी तरफ खींचा मोर ईएन की वजह से। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन अपनी तरफ खींचेगा किसकी वजह से? मोर ईएन की वजह से। आप बताओ, इन दोनों में फिर से क्या है? ईएन डिफरेंस। पार्शियल नेगेटिव आने से ईएन कम हो जाती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहां पर भी डेवलप हो जाएगा पार्शियल पार्शियल नेगेटिव। अब इससे आगे इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं रहा है। जितनी पोलैरिटी इस बॉन्ड में है उतनी पोलैरिटी इसमें नहीं है, और उतनी पोलैरिटी इसमें नहीं है, और यहां तो पोलैरिटी खत्म ही हो चुकी है। अब आप बताइए, इस ग्रुप को अगर मैं देखूं तो इस ग्रुप ने क्या किया है? एल्काइल चेन को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, यानी कि ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट रहेगा? इस ग्रुप का रहेगा प्लस आई इफेक्ट। कैसा रहेगा? प्लस आई इफेक्ट रहेगा इस ग्रुप का। अल्काइल चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्लस आई वाले ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, या कई बार मैं कह दूंगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। बट दिस डोनेशन विल टेक प्लेस थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली। किसके थ्रू होगा ये? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल तो आप दोस्तों पढ़ चुके हैं, ये हमारे सामने एक एल्काइल चेन थी। क्या थी? एल्काइल चेन। आपने क्या किया? एच को हटाकर, किसको हटाकर? एच को हटाकर आपने क्या लगा दिया है? फ्लोरीन। तो आप बताइए, पोलैरिटी आएगी, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव, देयर विल बी पार्शियल। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं? फ्लोरीन। अब बताइए, इन दोनों में भी एन डिफरेंस आ गया। पार्शियल पॉजिटिव की वजह से इसकी एन ज्यादा और इसकी एन कम, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो यहां पर भी पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। इसकी एन थोड़ी सी ज्यादा इसके कंपैरिजन में, फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। तो आप बताइए, इस ग्रुप की बात करना चाहूं तो ये ग्रुप अल्काइल चेन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है? तो यहां पर इस ग्रुप का नेचर कैसा रहेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मतलब इसका कैसा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है। मतलब कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब कोई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो प्लस आई का पाया जाता है, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है तो वो माइनस आई का पाया जाता है। और कैसे कंपैरिजन किया है आपने? इसके ईएन, ये sp3 कार्बन और ये mg का ईएन कंपेयर किया। यहां पर भी आपने किसका ईएन कंपेयर किया? sp3 कार्बन एंड फ्लोरीन का ईएन कंपैरिजन किया, और इसकी ईएन क्या थी? ज्यादा। मैंने आपको एक बात बोला था ना कि रेफरेंस एटम कौन है? हाइड्रोजन। नाम का है, काम का नहीं है। क्योंकि इस बॉन्ड में कैसा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ये sp3 कार्बन ने डिसाइड किया। यहां पर भी किसने डिसाइड किया? sp3 कार्बन ने। इसीलिए एक पॉइंट और आता है थियोरेटिकल, अगर किसी की ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा है तो माइनस आई, और किसी की ईएन हाइड्रोजन से कम है तो वो प्लस आई। हालांकि नाम हाइड्रोजन का ले रहे हो, लेकिन देख किससे रहे हो? कार्बन से। तो इसीलिए कहते हैं वो नाम का है, काम का नहीं है। अभी के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। सो वी विल टेक 15 मिनट्स ब्रेक। ठीक है? ठीक है, चलिए। अभी अपने 45 हुए हैं, तो अपन मिलते हैं कितने बजे? 9 बजे। ब्रेक अभी हुआ है ना? हाँ ठीक है।